अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 9 सेकेंड ईयर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का आज हमारे पास टॉपिक है द स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। बेंजीन इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल क्यों है, उसकी रीजन हमने आज पढ़नी है। उसके लिए हमारे पास जो तरीकाकार है वो है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की मदद से हमने देखना है कि इतनी स्टेबल क्यों है। अब आपने जो पहली बात याद रखनी है वो ये कि स्टेबिलिटी और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बहुत ज्यादा आ रही है तो इसका मतलब स्टेबिलिटी बहुत कम है, और अगर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बहुत कम है तो इसका मतलब स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। अब बेंजीन हमने कहा हाईली अनस्टेबल है, हाईली स्टेबल है। उसकी मेन रीजन क्या है? एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, या पाई इलेक्ट्रॉन भी कह देते हैं। इलेक्ट्रॉन क्लाउड को फिर क्या बोल देते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन भी बोल देते हैं। ये काफी दफा पास पेपर में बात एमसीक्यूज में पूछी गई है और एक्सरसाइज में भी ये एमसीक्यूज है कि बेंजीन के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल होने की मेन वजह क्या है? उसके पास जो पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं वो मेन वजह है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो बात है कि हम कैसे इसकी स्टेबिलिटी को फाइंड करते हैं, तो एक हाइपोथेटिकल कंपाउंड 135 साइक्लोहेक्साट्राईन कंपाउंड सपोज्ड लिया जाता है, उसकी और बेंजीन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मालूम करते हैं और दोनों की वैल्यूज को कंपेयर करते हैं। हम कंपैरिजन के नतीजे में हमें पता चलेगा कि इसमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल है। ये एंड तक जो है ये बात आपको इस लेक्चर के एंड तक क्लियर हो जाएगी कि कौन स्टेबल है और क्यों ऐसा है। अब हमारे पास जो पहली एग्जांपल है वो ये है कि साइक्लोहेक्सीन एक कंपाउंड है, ये एक्चुअल कंपाउंड है, इसमें एक डबल बॉन्ड होता है और इसकी जब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मालूम करते हैं, मतलब इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम कैटलिस्ट, पीटी एज अ कैटलिस्ट यूज होता है, तो उसके नतीजे में हमारे पास बनता है साइक्लोहेक्सेन, जो कि क्या है? हमारे पास सैचुरेटेड है। ये अनसैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड है, और ये सैचुरेटेड है, सिंगल बॉन्ड है सारे। इसके नतीजे में जो डेल्टा एच रिलीज होता है वो -119.5 119.5 किलो जूल पर मोल आती है एनर्जी। और ये नेगेटिव का यहां पे जस्ट इतना मतलब है कि ये हीट रिलीज हुई है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नेगेटिव का यहां पे मतलब हरगिज एनर्जी की कम मिकदार होना नहीं है, क्योंकि मैथ में वैसे हम पढ़ते होते हैं जहां पे नेगेटिव साइन आता है तो उसका मतलब वो अदद, वो नंबर, वो वैल्यू बहुत छोटी है, लेकिन यहां पे जस्ट नेगेटिव का मतलब है रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, उसके अलावा कोई बात और नहीं। अब अगर इसी कॉन्सेप्ट को लेके हम चलते हैं, जैसे साइक्लोहेक्सीन की वैल्यू आई -119.5 119/5। अगर हम सिंपल देखें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लाइक अल्कीन वगैरह, तो उनकी वैल्यूज भी राउंड अबाउट इतनी ही आती है, 120 के राउंड अबाउट। तो ये 119/5 है, तो वैल्यू मिलती जुलती हैं। अब एक दूसरा कंपाउंड जो है वो हमारे पास है 1,3 साइक्लोहेक्साडाइईन। 1,3 साइक्लोहेक्साडाइईन में क्या है? कार्बन कार्बन के दरमियान दो डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो इस वजह से नाम क्या है? 1,3, एक कार्बन 1 और 2 के दरमियान और दूसरा 3 और 4 के दरमियान। तो ये जो बॉन्ड है 1 और 3 साइक्लोहेक्साडाइईन, ये कंपाउंड है, इसकी हाइड्रोजनेशन करते हैं तो इसके नतीजे में भी हमारे पास साइक्लोहेक्सेन बनता है। अब अगर एक डबल बॉन्ड के लिए -119.5 एनर्जी है, तो अगर हम कैलकुलेट करें तो दो बॉन्ड्स के लिए, दो डबल बॉन्ड के लिए जो है वो उसका डबल हो जानी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? -239 किलो जूल पर मोल होनी चाहिए। एक के लिए 119 है ना, तो यहां पे दो डबल बॉन्ड है तो डबल वैल्यू हो जानी चाहिए 239। ये हम कैलकुलेट करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन जब एक्चुअल में हमने ये रिएक्शन करके देखा तो जो ऑब्जर्व्ड या एक्चुअल डेल्टा एच वैल्यू हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आई तो वो 231.5 आई हमारे पास। -231.5 आनी चाहिए थी 239, लेकिन आई कितनी एक्चुअल में? 231.5। जब इसका डिफरेंस निकाला तो 7.5 डिफरेंस आया हमारे पास। अब 231 क्यों आई? तो इसकी रीजन ये है हमारे पास, क्योंकि यहां पे जो डबल बॉन्ड है ना वो करीब करीब है, तो हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स आर समवट मोर स्टेबल देन आइसोलेटेड डबल बॉन्ड। होता यह है कि जहां पे डबल बॉन्ड एक दूसरे के करीब करीब हो ना तो वो ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू आइसोलेटेड। मतलब डबल बॉन्ड दूर दूर हो उसकी बजाय अगर डबल बॉन्ड करीब होंगे तो वो कुछ ज्यादा स्टेबल होंगे। तो इस वजह से एनर्जी
कम रिलीज हुई है। हमने कहा था ना एनर्जी अगर ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम है, और अगर एनर्जी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो मतलब हम समझ रहे थे कि ज्यादा अनस्टेबल होना चाहिए, लेकिन ये उतना अनस्टेबल नहीं है जितना हम सोच रहे थे। थोड़ा सा माइन्यूट सा फर्क आया है 7.5 का, और उसकी रीजन भी ये है हमारे पास कि इस वजह से ये थोड़ा सा फर्क आया है। अब यही कॉन्सेप्ट सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड को अगर लेके हम चलते हैं आगे, जो कि मैंने कहा था 1,3,5 साइक्लोहेक्साट्राईन कंपाउंड, तो अगर सपोज करें इस तरह का हमारे पास कोई कंपाउंड है, उसकी हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मालूम करते हैं, तो हमारे पास जो कैलकुलेटेड वैल्यू आनी चाहिए वो आनी चाहिए -358.5 किलो जूल पर मोल आनी चाहिए। इतनी वैल्यू क्यों? क्योंकि एक डबल बॉन्ड के लिए 119.5 थी, तो दो के लिए 239 होनी चाहिए, तो तीन डबल बॉन्ड के लिए कितनी होनी चाहिए? -358.5 किलो जूल पर मोल। ये हम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जब एक्चुअल में हमने रिएक्शन किया बेंजीन प्लस उसका हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाया प्लैटिनम कैटलिस्ट की मौजूदगी में, तो हमारे पास साइक्लोहेक्सेन बना। अब जो इसके लिए ऑब्जर्व्ड एक्चुअल वैल्यू जो आई है वो -208 किलो जूल पर मोल है, -208 किलो जूल पर मोल। अब जो डिफरेंस आया वो बहुत ज्यादा आया, 150 किलो जूल पर मोल का फर्क आया, 150 का फर्क आया। यहां पे बहुत कम था फर्क, लेकिन यहां पे बहुत ज्यादा फर्क आया। अब ये जो डिफरेंस आया है इसे हम क्या कहते हैं? ये जो एनर्जी है इसे हम बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। ये जो एनर्जी का डिफरेंस आया है ये रेजोनेंस एनर्जी कहलाती है। अब हम सोच रहे थे कि बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, तो बहुत ज्यादा एनर्जी अगर रिलीज होती तो इसका मतलब बेंजीन बहुत अनस्टेबल होता, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ? बेंजीन की एनर्जी बहुत कम रिलीज हुई, इसका मतलब बेंजीन बहुत ज्यादा स्टेबल है। एनर्जी अगर कम आती है तो इसका मतलब स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। अब इसी बात को ग्राफ की मदद से शो किया गया है हमारी बुक्स में। तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी है और ये हमारे पास कंपाउंड्स हैं साइक्लोहेक्सीन, जैसे यहां पे लिखा हुआ था साइक्लोहेक्सीन जिसमें 2 डबल बॉन्ड हैं, और ये सपोज्ड 1,3,5 साइक्लोहेक्साट्राईन कंपाउंड है। तो एक के लिए डबल बॉन्ड के लिए वैल्यू -119/5, दो के लिए जो है वो 231/5 और 3 के लिए -358.5 आनी चाहिए थी। इनके नतीजे में हमारे पास साइक्लोहेक्सेन प्रोडक्ट बन रहा है, तो इकट्ठा ही नीचे लिख दिया। लेकिन एक्चुअल में जब देखा तो बेंजीन की जब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मालूम की तो पता चला वो 208 है। जो 150 का फर्क आया है हमारे पास, 150 का डिफरेंस आया है, अब वो 150 किलो जूल पर मोल जो है उसे हम बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। अब रेजोनेंस एनर्जी की अगर प्रॉपर डिफाइन देखें हम तो वो क्या होती है? द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ हीट एक्चुअली रिलीज्ड एंड दैट कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कैक्यूलेट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी ऑफ कंपाउंड। एनर्जी की वो मिकदार, हीट की वो मिकदार जो रिलीज हुई एक्चुअल में, हकीकी तौर पे, एंड कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कैक्यूलेट स्ट्रक्चर, और वो जिसको हमने कैक्यूलेट स्ट्रक्चर की बेस पे जो है कैलकुलेट किया था, इस कार्ड उसे हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस एनर्जी। इसका मतलब बेंजीन जो है वो रेजोनेंस का फिनोमिनन शो करती है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा स्टेबल है। अब लास्ट बात आपने जो याद रखनी है, रेजोनेंस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी के। मतलब जितनी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होती जाएगी, मतलब एक्चुअल में और कैलकुलेटेड में डिफरेंस गैप जितना बढ़ता जाएगा, हम कहेंगे रेजोनेंस एनर्जी उतनी ज्यादा है, और जितनी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी उतनी स्टेबिलिटी उस कंपाउंड की ज्यादा होगी। सेम जैसे यहां पे हमने कैलकुलेट किया था कि होनी -358.5 चाहिए, लेकिन एक्चुअल में कितनी आई? -208। इसका मतलब हम जितनी तवक्को कर रहे थे वो उतना अनस्टेबल नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि एनर्जी से हमें यह पता चला कि ये इतनी एनर्जी नहीं निकलती जितनी हम सोच रहे हैं। और क्यों नहीं निकलती उसकी मेन वजह हमने कहा, उसकी मेन वजह क्या है? रेजोनेंस। अब ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ये रेजोनेंस एनर्जी की वैल्यू, ये अक्सर एमसीक्यूज में पूछते हैं, और बाकी जो वैल्यूज हैं ये भी आपने याद रखनी है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और कुछ बातें जो एमसीक्यूज के लिए हैं, और ये तो बहुत ज्यादा एमसीक्यूज आया हुआ है, वो मैंने आपको पहले बता दिया। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।